बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। फ़िक्र का हमारा आज का चैप्टर है, लेसन नंबर 8, 8वां दर्स है हमारा। आज हमने बात करनी है मस जिसे हम बोलते हैं, जो हम वज़ू में कभी कभी अपने मौजू के ऊपर जब किसी ने मोज़े पहने होते हैं तो मसा करने की ज़रूरत पड़ती है। किन कंडीशंस के तहत, किन शराइत के तहत मसा करना हमारे लिए जायज़ है अहले सुन्नत मसलक के एतबार से। तो पहले हम मसा के फ़राइज़ के बारे में बात कर लेंगे। मसा करने में दो चीज़ों का ज़रूरी ख्याल रखना है। ये दो चीज़ें मसा करने में फ़र्ज़ हैं। एक तो है कि मोज़े या पाँव के ऊपर साइड पे मसा करना है। जो हमारा जो पाँव होता है ना, इसके ऊपर यानी पाँव के ना दो साइड होते हैं, एक नीचे तलवे वाला, दूसरा ऊपर वाला। मसा जो करना है वो पाँव के ऊपर वाले साइड पे मसा करना है, ये फ़र्ज़ है। दूसरा, कम अज़ कम 3 उंगलियों के बराबर, कम अज़ कम 3 उंगलियों की मिकदार के बराबर मसा करना है। जो हम मसा करते हैं वो हाथ से करते हैं। कम अज़ कम 3 उंगलियों की मिकदार होनी चाहिए। 3 हो, 4 हो, 5 हो, 3 से कम नहीं होना चाहिए। तो ये दूसरी बात फ़र्ज़ है, कम अज़ कम 3 उंगलियों की मिकदार के बराबर मसा करना। पहली बात, पाँव के ऊपर वाली साइड पे मसा करना फ़र्ज़ है। कम अज़ कम 3 उंगलियों की मिकदार के बराबर मसा करना, ये भी फ़र्ज़ है। अब कुछ शराइत हैं जिन्हें हमें ज़रूरी समझना है, याद रखना है मसा से मुतलिक। शराइत क्या है? मोज़े से मुतलिक शराइत। किस मोज़े पे हम मसा कर सकते हैं, कौन सा मोज़ा शरीयत की रोज़ से हमें इजाज़त मिली है कि इस पे हम मसा कर सकते हैं। पहली शर्त, जिसमें पानी जज़ब ना होने की वस्फ़ हो, यानी वो मोज़ा अगर उसमें पानी डाला जाए तो जल्दी जल्दी वो अंदर नहीं जाएगा, जज़ब नहीं होगा, या अगर पसीना आ जाए, आरक आ जाए तो वो भी उस मोज़े में जज़ब नहीं हो, तो उस मोज़े पे मसा करना जायज़ है। उसके लिए चमड़े का होना या वो रेगज़िन वगैरह होता है, तो ये मोज़ा बिल्कुल दुरुस्त है। और जो हम आम तौर से आज हिंदुस्तान या पाकिस्तान बरसगीर में जो मोज़े हम पहनते हैं, ऊनी, सूती वगैरह, तो उन पे मसा जायज़ नहीं होगा। तो याद रखना, वो मोज़ा जिसमें पानी अंदर ना जा सके, पहली शर्त है इसकी। दूसरी शर्त है, जिसको रस्सी तस्मिया से न बांधा गया हो, यानी जो मोज़ा पहन के खुद पाँव पे चिपक जाए या पाँव में बराबर फिट रहे, उसको किसी रस्सी से, फीते से ना बांधना पड़े। जिस मोज़े को रस्सी से या फीते से बांधना पड़े तो उस पे मसा जायज़ नहीं है। हाँ, अगर जो चेन ज़िप वगैरह होती है तो उसका कोई मसला नहीं है, बटन वगैरह हैं तो उसका कोई मसला नहीं है, वो मोज़े के जुज़ में शामिल होता है। और जो रस्सी फीता वगैरह जो होता है, जो अक्सर तौर हम जूतों में इस्तेमाल करते हैं, तो उसके सहारे से मोज़े को ना पहना जाए। तो ये शर्त है कि मोज़ा खुद ब खुद या चेन के सहारे से पाँव पे चिपका रहे। तीसरी शर्त है, जिसमें कम अज़ कम 3 मील तक चला जा सके। ऐसा मोज़ा हो कि अगर बिना चप्पल या बिना जूते के सहारे के तन्हा उस मोज़े में 3 मील तक पैदल चला जा सके, और उन 3 मील में ना वो फटे और ना वो टूटे, ना वो पाँव से बाहर आ जाए। अगर किसी मोज़े में ये सलाहियत है, एक तो वो सलाहियत है जो हमने पढ़ी, और तीसरी ये सलाहियत है कि 3 मील हम उसमें पैदल तनहा किसी जूते चप्पल के सहारे के बगैर चल सकते हैं, तभी उसमें मसा जायज़ हो सकता है। चौथी बात जो आप याद रखोगे, जो 4 उंगलियों के बराबर न फटा हो, जो 4 उंगलियों के बराबर ना फटा हो, वो मोज़ा अगर वो टूटा हो या फटा हो, उसमें कोई सुराख वगैरह हो, होल हो, हम उस होल को देखेंगे। अगर वो 4 उंगलियों के मिकदार के बराबर है तो इसमें मसा जायज़ नहीं है। हाँ, अगर 4 उंगलियों से कम है, 3 के बराबर है, 2 के बराबर है, तो हम इसमें मसा कर सकते हैं। या कटा हुआ है, हम देखेंगे वो कट कितना है, 4 उंगलियों के बराबर कट है, तो इसमें हम मसा नहीं करेंगे। और अगर 1-2 मुनफरिद जगहों पे कटा हुआ है, हम उन होल्स को मिलाएंगे। अगर मजमूई तौर उनका मिकदार 4 उंगलियों के बराबर बनता है तो मसा नहीं कर लेंगे, और अगर उससे कम बनता है तो हम मसा कर सकते हैं। 5वां शर्त, जिसमें टुकने छुपे हुए हो। मोज़ा कम अज़ कम इतना बड़ा हो, जो हमारे टुकने होते हैं, जिनको हम कश्मीरी में गोरब को बोलते हैं, तो वो कम अज़ कम उसमें छुपे हुए हो। अगर टुकने खुले हुए हो, फिर मोज़ा बराबर बाकी शराइत पे उतरता भी हो, तो इस मोज़े में ये मसा जायज़ नहीं है। टुकना छुपना ये इसमें शर्त है। तो ये जो 5 शराइत हमने पढ़ लिए हैं, ये मोज़े से मुतलिक शराइत थे, यानी मोज़ा कैसा हो जिस पे हम मसा कर सकते हैं। अब मसा से मुतलिक कुछ शराइत आप याद रख ले। अगर मोज़ा बराबर इन 5 खसलतों पे उतरता है, फिर हमने चेक करने हैं
یہ شرائط جو مسح سے متعلق ہے، مثلاً وضو کر کے موزہ پہنا ہو، جو یہ موزہ پہنا ہوا ہو تبھی اس پہ ہم مسح کر سکتے ہیں۔ جب اس سے پہلے جو وضو کیا تھا اس وضو کے کرنے کے بعد، یعنی باوضو حالت میں ہم نے یہ موزہ پہنا ہوا تھا، جس موزے پہ ہم نے مسح کرنا ہے اس کو باوضو حالت میں جب پہنا ہو تبھی اس پہ آگے ہم مسح کر سکتے ہیں۔ اگر اس موزے کو ہم نے بائی دا وے اس وقت پہنا جس وقت ہمارا وضو نہ تھا، تو جس وقت اب وضو کرنے کی ضرورت پڑے گی اس وقت یہ موزہ اتارنا پڑے گا، پہلے پاؤں دھونے پڑیں گے، اس کے بعد یہ موزہ اگر ہم نے لگایا اسی وضو کی حالت میں تو آگے ہم اس پہ مسح کر سکتے ہیں۔ ہاں، تو شرط یہ ہے مسح سے متعلق کہ پہلے وضو کر کے اس موزے کو پہنا ہوا ہو۔ دوسری شرط، یا وضو ہی نہیں بلکہ با غسل حالت میں، اگر کسی نے بے غسل حالت میں موزہ پہنا ہو تو اس پہ وہ مسح نہیں کر سکتا ہے جب تک نہ غسل کر کے اس موزے کو پہنا ہو۔ جس نے غسل کر کے موزے کو پہنا ہو پھر واوضو بھی ہو، غسل تو وضو جس نے غسل کیا تو غسل تو وضو اکبر کہلاتا ہے۔ ہاں، کسی نے غسل کیا پھر اس کا وضو ٹوٹ گیا پھر اس نے موزہ پہنا ہے تو اس کو پہلے وضو کرنی پڑے گی پھر موزہ پہننا پڑے گا۔ ہاں، اگر کسی نے غسل کرنے کے فوراً بعد موزہ پہنا تو غسل تو بدرجہ اولا وضو ہے، تو اب یہ اس پہ مسح کر سکتا ہے۔ یعنی بے غسل حالت میں اس نے موزہ نہ پہنا ہو، بے غسل حالت میں جس نے موزہ پہنا ہو تو اس پہ وہ مسح نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ وہ غسل نہ کر لے، اور اس غسل کے فوراً بعد یا اس غسل کے اس حالت تک اس موزے کو پہنے جب تک اس غسل کا کیا ہوا وضو برقرار ہے۔ تو یاد رکھے باوضو موزہ پہننا ہے، با غسل موزہ پہننا ہے، ٹھیک ہے، یہ شرائط ہے۔ اور تیسری شرط کیا ہے؟ مدت مسح کا خیال رہے، چونکہ مدت مسح یعنی مسح کی ویلیڈیٹی ہوتی ہے، جو ہم مسح کرتے ہیں اس کی اپنی ایک ویلیڈیٹی ہے، مدت ہے۔ مقیم جو ہوم لینڈ میں رہتا ہے یا مسافر کے حکم میں نہیں ہے تو اس کی ویلیڈیٹی ہے 24 گھنٹے، تو 24 گھنٹے اس کا یہ مسح برقرار رہے گا، یا 24 گھنٹے تک اس موزے کو اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اسی موزے پر 24 گھنٹے مسح کر سکتا ہے۔ مقیم جو ریزیڈنٹ ہو، ہاں، جو پرماننٹ ریزیڈنٹ میں رہتا ہو، جو مسافر کے حکم میں نہیں ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ ریزیڈنس میں رہتا ہو، جو مسافر کے حکم میں نہیں ہے، چونکہ مسافر کے جو احکام ہیں وہ اس سے پہلے جو چیپٹر ہے اس میں ہم نے کلیئر کیے ہیں۔ اب جس کو مسافر اور مقیم سمجھنا ہو تو ہمارا جو 7واں لیکچر ہے وہ ضرور پہلے پڑھے، ہم نے اس لیے وہ وہاں پہ ریکارڈ کروایا تھا تاکہ آگے جو یہ ہمارا چیپٹر ہے یہ سمجھ آ جائے۔ تو مقیم کے لیے مدت مسح ہے 24 گھنٹے، اور جو مسافر ہے، شرعی مسافر ہے، اس کے لیے 72 آورس 72 گھنٹے اس کی مدت ہے، یعنی 3 دن اور 3 راتیں۔ وہ آج کے دن مسافر نے وضو کر کے موزہ پہنا تو اگلے دن بھی وہ اس پہ مسح کر سکتا ہے بنا اتارے، اور تیسرے دن بھی کر سکتا ہے جب تک 72 گھنٹے نہ ہو۔ 72 گھنٹے ہو جائے گے تو یہ وضو یہ مسح آٹومیٹکلی خود بخود ٹوٹ جائے گا۔ تو مقیم کی مدت ہے 24 گھنٹے اور مسافر کی مدت ہے 72 گھنٹے۔ مگر یاد رکھنا، یہاں پہ ایک بات ضروری آپ کو یاد رکھنی ہے، یہ مدت جو 24 گھنٹے والی مدت ہے، 72 گھنٹے والی مدت ہے، یہ کس پیریڈ سے ہم نے گنوانی ہے، کہاں سے ہمیں شروع کرنا ہے؟ جس وقت ہم نے وضو کیا اور موزہ پہنا یہاں سے مدت شروع نہیں ہوگی، وضو کرنے کے بعد موزہ پہننے کے وقت یہاں سے مدت مسح شروع نہیں ہوگی، بلکہ جب ہم نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد مسح ہم نے کی، وضو کرنے کے بعد ہم نے موزہ پہنا، جب تک یہ وضو چلے گا، یہ 2 گھنٹے چلے، 3 گھنٹے چلے، 4 گھنٹے، 5 6 7 گھنٹے بھی چلے، ممکن ہے کہ کوئی ایسا ولی بھی ہوتا ہے جس کا وضو لمبا چلتا ہے، جب تک یہ وضو چلے تب تک اس کی مدت گنوائی نہیں جائے گی۔ جس وقت یہ وضو ٹوٹ جائے گا اسے نئے وضو کی ضرورت پڑے گی، اسی ٹوٹنے کے وقت سے اس موزے کی مدت ویلیڈیٹی گنی جائے گی۔ اب جتنے گھنٹوں یہ وضو چلا ہے وہ گھنٹے شمار نہیں ہوگے، اب جب یہ وضو پہلا ٹوٹا ہے وہاں سے شروع کیا جائے گا، اور مقیم ہے تو یہاں سے آگے 24 گھنٹے گنے جائیں گے، مسافر ہیں تو یہاں سے آگے 72 گھنٹے گنے جائیں گے۔ یہ ضروری بات ہے، یہ ضروری ایک بات ہے جو ہمیں یاد رکھنی ہے۔ عام طور پر ہم مدت مسح اسی وقت گرنا شروع کرتے ہیں جس وقت ہم نے پہلا وضو کیا اور موزہ پہن لیا، نہیں، موزہ پہننے سے نہیں بلکہ پہلا وضو ٹوٹنے سے مدت شروع ہو جاتی ہے۔ یہ تھے مسح سے متعلق 3 شرائطیں جو میں نے گنوائی ہے۔ اب چوتھی بات جو ہے وہ ہے نواقص مسح۔ مسح کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟
फासिद किन चीज़ों से ये मसा हो जाती है? एक तो याद रख ले, जिन चीज़ों से वज़ू टूट जाती है, जिन चीज़ों से वज़ू टूट जाती है मसा भी टूट जाता है। वज़ू टूट गई, हमें वज़ू भी नया करना है, मसा भी नया करना है, ये टूट गया। दूसरी, मुद्दत ख़त्म होने से, चूँकि मुसाफिर मुकीम था, 24 घंटे इसकी मुद्दत मसा है, 24 घंटे हो गए इसके मसा के, यानी जो मुद्दत है, जो इसकी मुद्दत ख़त्म हो गई, तो इसका वज़ू बरकरार है, मगर जो मसा है वो मसा टूट जाएगी। अब क्या करना है इसे अब नया वज़ू नहीं करना है, बस मोज़े अपने उतारने हैं, पाँव धोना है, फिर से ये मोज़ा लगा सकता है। तो इससे चूँकि इसका वज़ू बरकरार था, बाकी जो वज़ू है वो दोहराने की ज़रूरत नहीं है, बस मसा दोहराने की ज़रूरत है। इसी तरह अगर मुसाफिर है, मुसाफिर के लिए 72 घंटे वैलिडिटी है। अब इसने 72 घंटे जो आखिरी इसका वज़ू था, उसी वज़ू के दौरान इसके मसा के मुद्दत 72 घंटे हो रही है, तो 72 घंटे हो गई, वज़ू इसका बरकरार है, मसा टूट गया। अब इसे पूरा वज़ू नहीं लौटाना है, बल्कि इसे क्या करना है, बस इसे मोज़े उतारने हैं, पाँव धोने हैं, फिर से इन मोज़ू को लगा सकता है। जब तक ये वज़ू चले तब तक मुद्दत नहीं गिनी जाएगी। जब ये मसा करने के बाद, पाँव धोने के बाद जब ये वाला वज़ू टूट जाए, उस वक्त से अब नई मुद्दत हमें गिनवानी है। तीसरी सूरत, मोज़े उतारने से, अगर किसी ने बाय द वे मोज़े उतार लिए तो इसका मसा टूट गया, वज़ू बरकरार है, वज़ू इसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है, तो इसका मसा टूट गया। अब इसे पाँव धोने हैं और पाँव धोने के बाद ये मोज़ा फिर से लगाना है। इतना ही नहीं, अगर कोई खेलते खेलते अपने मोज़े को नीचे उतारता है, पाँव से निकालता है, तो मसा टूट गया। अब इसे दोनों उतारने हैं, पाँव धोने हैं, ठीक है, मसा टूट जाता है, ठीक है। और अगर कोई खेलते खेलते या ऐसे कोई कीड़ा वीड़ा या खुजली हो गई, इसने अपना मोज़ा इतना बाहर निकाला कि इससे टुकने खुल गए, टुकने खुल गए, तब भी ये मसा टूट जाएगी। इस तरह ये 3 चीज़ें हैं जिनसे मसा टूट जाती है, जिन चीज़ों से वज़ू टूट जाते हैं। पहला, मुद्दत ख़त्म होने से मसा ख़त्म हो जाती है, मोज़े उतारने से या इतने उतारने से कि टुकने खुल जाए तो मसा ख़त्म हो जाता है। हमारा लेना इल्लल बलागुल मुबीन।